नमस्कार दोस्तों। इस डिक्टेशन में ज़्यादा टफ वर्ड नहीं है। जो भी टफ वर्ड है उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, तो आप सेल्फ प्रैक्टिस करना उनकी आउटलाइन बनाकर। ट्रायल डिक्टेशन स्टार्ट। किसी गांव में एक बालक रहता था, विराम। उसने हाथी, बैलगाड़ी, रेल, मोटर आदि सभी सवारियां चढ़ी थी, विराम। ऊंट के विषय में उसने सुना था, चढ़ा नहीं था, विराम। उसकी इच्छा सदैव ऊंट की सवारी करने को हुआ करती थी, विराम, पैरा। एक बार वह घर को लौट रहा था, विराम। रास्ते में एक व्यापारी ऊंट को बैठाकर नदी में स्नान करने चला गया था, विराम। ऊंट को विश्राम देने के लिए उसने काठी और नकेल दोनों खोल दी थी, विराम। ऊंट देखते ही बालक प्रसन्नता से नाचने लगा था, विराम। वर्षों की अधूरी साध पूरी करने का इससे सुंदर अवसर कहाँ मिलता। छलांग लगाई और ऊंट की पीठ पर जा बैठा, विराम। अपने स्वभाव के अनुसार ऊंट उठा और रास्ते कुरास्ते भाग चला, विराम। लड़का घबराया, पर अब क्या हो सकता था, विराम। नकेल थी नहीं, ऊंट को काबू कैसे करता। जिधर जी आया ऊंट उधर ही भागता रहा, विराम। बालक की घबराहट भी उतनी बढ़ती गई, विराम। मार्ग में दो पथिक जा रहे थे, विराम। बालक की घबराहट देखकर उन्होंने पूछा, बालक कहाँ जाओगे? लड़के ने सिसकते हुए जवाब दिया, भाई जाना तो घर था, पर अब जहाँ ऊंट ले जाए वहीं जाना है, विराम। इसी बीच वह एक पेड़ की डाली से टकराया और लहूलुहान होकर भूमि पर जा गिरा, विराम। 5 सेकंड बाद मेन डिक्टेशन स्टार्ट होगी। यस, मेन डिक्टेशन स्टार्ट। विप्लव का स्वरूप। भारतव्यापी 1857 के विप्लव का स्वरूप क्या था? इस प्रश्न पर विद्वान एक मत नहीं है, विराम। अतः राजस्थान में हुए 1857 ईस्वी के विप्लव का स्वरूप निर्धारित करना अत्यंत कठिन है, विराम। अधिकांश ब्रिटिश लेखकों ने इसे मात्र सैनिक विद्रोह की संज्ञा दी है, विराम। कप्तान प्रिचार्ड ने लिखा है कि यद्यपि यह विप्लव एक सैनिक विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ था, किंतु विभिन्न भागों में फैलते हुए इसने अपना स्वरूप बदल लिया था, विराम। इससे स्पष्ट होता है कि नसीराबाद और नीमच में यह सैनिक विद्रोह के
रूप में फूट पड़ा था, लेकिन यह पूर्ण रूप से सेना से ही संबंधित नहीं रहा। विराम। श्री नाथूराम खड़गावत ने राजस्थान में हुए विप्लव पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि इस विप्लव में सामान्य जनता ने भी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से भाग लिया था। विराम। ऐसी स्थिति में इसे सैनिक विप्लव का स्वरूप प्रदान करना अनुचित होगा। विराम। किंतु प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि यदि यह केवल सैनिक विप्लव नहीं था तो इससे अधिक क्या था। डॉक्टर ताराचंद ने लिखा है कि अशक्त वर्गों द्वारा अपनी खोई हुई सत्ता को पुनः प्राप्त करने का अंतिम प्रयास था। विराम। यह वर्ग ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्ति प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि अंग्रेजों की नीतियों से इस वर्ग के लोगों के हितों को हानि पहुंच रही थी। विराम। ब्रिटिश इतिहासकार मेलीसन ने लिखा है कि जिन जागीरदारों ने विप्लव में भाग लिया उनका झगड़ा अपने शासकों से था तथा उन्हें ब्रिटिश सरकार से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। विराम। मेलीसन के इस कथन को समग्र रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। विराम। निर्विवाद है कि जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह की सामंत विरोधी नीति के कारण मारवाड़ के जागीरदारों में व्यापक असंतोष था। विराम। इसी प्रकार उदयपुर के महाराणा स्वरूप सिंह ने भी अपने सामंतों से उचित व अनुचित तरीकों से धन वसूल करने तथा उन्हें अपने परंपरागत अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया। विराम। अतः जागीरदार वर्ग का अपने शासकों से नाराज होना स्वाभाविक था, किंतु इसका अर्थ कदापि नहीं लगाना चाहिए कि जागीरदार वर्ग में अंग्रेजों के विरुद्ध किसी प्रकार का असंतोष नहीं था। विराम। ब्रिटिश संरक्षण से पूर्व राजपूताना का सामंत वर्ग सर्वाधिक प्रभावशाली एवं शक्ति संपन्न वर्ग था और अपने शासकों का अपमान भी कर देता था। विराम। लेकिन ब्रिटिश संरक्षण के बाद राजपूत शासक ब्रिटिश सहायता के प्रति आश्वस्त हो गए थे और उन्होंने जागीरदारों के परंपरागत अधिकारों पर प्रहार करना आरंभ कर दिया था। विराम। सामंत वर्ग इस तथ्य को भली भांति समझता था कि उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही में अप्रत्यक्ष रूप से किसका हाथ है। विराम। मेवाड़ में सलुम्बर के रावत केसरी सिंह ने तो स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाया था कि अंग्रेजों के कारण ही राज्य में झगड़े फसाद बढ़े हैं। विराम। जयपुर में भी ब्रिटिश
विरोधी सामंतों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी, विराम। बीकानेर में तो सामंतों से उनकी जागीरों के कई गांव तक जब्त कर लिए गए थे, विराम। अतः राजस्थान का सामंत वर्ग न केवल अपने शासकों से बल्कि ब्रिटिश सत्ता से भी क्रुद्ध था, विराम। यद्यपि विप्लव काल में सामंतों का दृष्टिकोण स्वार्थों से प्रेरित था, लेकिन देशभक्ति से रहित भी नहीं था, विराम।